Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on the Economics Nobel Prize. ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप IBPS RRB PO के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स ट्राई कर सकते हैं, जिसमें यू विल गेट 2 mocks, one with PM experts and the other with ex-members of IBPS interview board. एंड ये कोर्स प्राइस है 2,999, बट यू कैन गेट इट एट 2,399 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं इंटरव्यू 20। तो इसमें इंटरव्यूज़ के साथ साथ आपको मिलेंगे जो है कुछ वीडियो सेशंस जो आपकी हेल्प करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और ये जो जनरल अवेयरनेस है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रिपेयर करने में। साथ में कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर सेशंस हैं जो आपको इंटरव्यू एक्सेल करने में हेल्प करेंगे। वी हैव ऑल्सो लॉन्च अ न्यू कोर्स PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें PM बैंकिंग प्रो के फीचर्स हैं, जिसमें मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं ऑफ ऑल मेजर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्जाम्स। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स बैंकिंग PDF कोर्स, जिसमें 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स एंड ऑफ डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल्स। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और ये है प्राइस्ड एट 1,249, लेकिन अभी यू कैन गेट इट एट 2,999। यू कैन यूज़ द कूपन कोड PM20। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर एडिटोरियल, विच इज़ नोबेल लॉरिएट Claudia Goldin punctures myth that economic growth reduces gender difference in labor market। तो जो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो एक ऐसे इकोनॉमिस्ट को मिला है जिन्होंने ये शो किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंसेस हैं मेन और वेमेन के बीच में, वो कम नहीं हो जाते। और ये उन्होंने प्रूव किया है प्रीवियस 200 ईयर्स का डेटा स्टडी करके, तो इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप इसको एक बार क्विकली रीड कर लीजिए। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, सो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है। आपको सेशन को पॉज करके और फिर रीड करना है। ठीक है, तो जितना भी आपको टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको इतने पर्टिकुलर सेकंड्स में ही रीड करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप क्विकली रीड कर पाएँ। शुरू में टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप डेली एडिटोरियल इंसाइट्स अगर आप डेली देखते हैं तो प्रैक्टिस होती जाएगी रीडिंग की, एंड विद टाइम यू विल इम्प्रूव, आपकी रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी। तो हमें डाउन राइट जो वर्ड यूज़ हुआ इस पैसेज में, उसका क्लोजेस्ट वर्ड बताना है कौन सा है। आर्टिकुलेट, पॉल्ट्री, फैब्रिकेटेड, अटरली एंड प्रोफ्यूज। तो लेट्स सी। Earlier this week, Claudia Goldin, a professor at Harvard University, won this year's Schwarzschild Rix Bank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel। तो ये उसका पूरा नाम है, जो इकोनॉमिक्स नोबेल है उसका पूरा नाम ये है। ठीक है, so commonly referred to as the Nobel Prize in Economics। The citation stated that Goldin had provided the first comprehensive account of women's earnings and labor market participation through the centuries। तो जो citation है, जब ये awards मिलते हैं इस तरह के, जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, तो एक citation मिलता है। citation is a document, a public document, जिसमें जिसको ये अवार्ड किया जा रहा है उसके प्रेज़ होती है, उसके बारे में लिखा होता है कि क्या अचीवमेंट है इस पर्सन की जिसे अवार्ड दिया जा रहा है। तो citation है जो इस अवार्ड की, उस साइटेशन में क्या मेंशन्ड है कि जो गोल्डन है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, शी हैज़ प्रोवाइडेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट। कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें जितनी भी डिटेल्स हैं, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, सब की सब इंक्लूडेड हो। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पूरे जो सब्जेक्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ विमेंस अर्निंग्स एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, तो पूरा उन्होंने स्टडी किया विमेन की अर्निंग्स ओवर द सेंचुरीज, कैसे उन्होंने कितना उनका पार्टिसिपेशन रहा है इकोनॉमी में in the previous 200 years through the centuries. Okay, her research reveals the causes of change
एज वेल एज द मेन सोर्सेज ऑफ द रिमेनिंग जेंडर गैप। तो रिसर्च से हमें क्या पता चलता है कि क्या कारण रहे हैं, एक तो जेंडर गैप अभी भी है, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। दूसरा ये भी हमें पता चलता है कि क्या बदलाव आए हैं विमेन के पार्टिसिपेशन में और उन चेंजेस के पीछे क्या कारण थे। तो ये सब चीज़ें हमें उनकी स्टडी से पता चलती हैं। ओके, दैट गोल्डन whose pioneering work was on understanding the key drivers of gender difference in the labor market is only the third woman to win the economics Nobel since the award was instituted in 1969 is as tinged with irony as a work is full of insights। इसका क्या मीनिंग है, एक तो देखते हैं, चलो देखो, दैट गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, अब यहाँ से यहाँ तक तो गोल्डन के बारे में हमें और पता चल रहा है, ठीक है, क्लॉडिया गोल्डन के बारे में कि whose pioneering work, what is pioneering? पायनियर होता है जो किसी नई जगह सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, किसी और से पहले। तो अगर कोई एक नई डिस्कवरी करता है, ठीक है, एक नई जैसे पहले एज ऑफ डिस्कवरी, ओके, तो नई लैंड्स जो है डिस्कवर की जाती थी, तो पायनियर्स जो सबसे पहले किसी नई जगह पहुंचते हैं। यहाँ पर पायनियरिंग का मतलब है कोई नई डिस्कवरी करता है। सो जो whose pioneering work ऑन अंडरस्टैंडिंग द की ड्राइवर्स ऑफ जेंडर डिफरेंस, उनका जो वर्क है किस पे फोकस करता है कि ये पता लगाना कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर डिफरेंस को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं लेबर मार्केट में, ठीक है। तो ये पता चला हमें गोल्डन के बारे में। अब यहाँ पर दैट गोल्डन इज़ ओनली द थर्ड वुमन टू विन द इकोनॉमिक्स नोबेल। अभी तक ये जो इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ है 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड मतलब एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड इज एस्टैब्लिश्ड। ये हम कई बार क्या होता है कि हम इंस्टीट्यूट को सिर्फ एक हम नाउन की तरह ही कंसिडर करते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इंस्टीट्यूट हमारे मन में रहता है ओके इट्स एन एजुकेशनल जो है एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन इंस्टीट्यूट वर्ब भी है और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव रखना या किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूटेड यानी कि जब शुरुआत हुई इसकी। तो अब यहाँ देखो कि जब से शुरुआत हुई 1969 में, तब से लेके अब तक सिर्फ 3 वेमेन ने ही इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ जीता है, ठीक है। शी इज़ द थर्ड वुमन, ओके, एंड इट इज़ एज टिंज्ड विद आयरनी। और ये आयरॉनिक नहीं है कि गोल्डन का जो स्टडी है वो जेंडर डिफरेंस, जेंडर डिस्पैरिटी को लेकर ही है, ठीक है, और वो ही खुद थर्ड वुमन है सिर्फ 1969 से जिन्हें ये इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये आयरनी है, यही शो कर रहा है कि हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके जेंडर डिफरेंस नहीं है, इतना जेंडर डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक तो उनकी स्टडी ने भी शो किया कि जेंडर डिफरेंस है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, और साथ में ये इसमें भी शो होता है कि शी इज़ द थर्ड वुमन टू गेट द इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज सिंस 1969। तो इसमें आयरनी भी है। अच्छा, टिंज्ड होता है जैसे कि कोई एक लाइट कलर आए किसी चीज़ के ऊपर, ओके, टिंज्ड। तो अगर कोई इमोशन भी हम कह सकते हैं, तो टिंज्ड विद सैडनेस मतलब उसमें हल्का सा दुख भी महसूस हो रहा है। टिंज्ड विद हैप्पीनेस, टिंज्ड विद आयरनी, तो उसमें आयरनी हमें मिल रही है। अब आयरनी क्या होता है कि कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सिचुएशन कुछ होगी, लेकिन उसका ऑपोजिट होता है, ओके। तो यही जेंडर डिफरेंस की बात थी कि हम एक्सपेक्ट करते इतना नहीं है जेंडर डिफरेंस, बट इट इज़ प्रेवलेंट, और इससे भी ये शो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। बिफोर गोल्डन स्टार्टेड हर वर्क इन द 1980s देयर वर सेवरल मिसकंसेप्शंस अबाउट द रोल वेमेन प्लेड इन एन इकोनॉमी। तो उस टाइम पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे। कंसेप्शन इज़ एन आइडिया, मिसकंसेप्शन इज़ अ रॉन्ग आइडिया। तो उस टाइम पे बहुत सारे गलत धारणाएं थी, गलत आइडियाज़ थे, किसको लेकर, अबाउट द रोल वेमेन प्लेड इन एन इकोनॉमी। तो उस टाइम पे बहुत सारे गलत आइडियाज़ थे कि वेमेन कितना रोल प्ले करती हैं इकोनॉमी में। जैसे फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जाम्पल, it was commonplace to believe that as economies had become more industrialized and grown in size, women's participation had gone up. तो 1980s में ये माना जाता था जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो होती जाती हैं और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि अपने आप जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है अपने आप बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो ये माना जाता था उस टाइम पे। इन अदर वर्ड्स, अ ग्रोइंग इकोनॉमी वाज सीन एज एन ऑटोमेटिक सॉल्यूशन टू रेजिंग वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन दी लेबर मार्केट। तो ये माना जाता था कि अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अपने आप बढ़ रहा होगा, यही माना जाता था कि उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वुमेन भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही होंगी, ठीक है। गोल्डन शोड दैट दिस वाज अ मिथ, उन्होंने ये दिखाया, ये प्रूव किया कि ये जो आइडिया था, ये जो धारणा थी, ये बिल्कुल गलत थी, इट वाज अ मिथ। बाय स्टडीइंग यूएस डेटा गोइंग बैक 2 सेंचुरीज एंड अचीवमेंट इन इटसेल्फ, जो यूएस का डेटा उन्होंने स्टडी किया 200 साल का, 2 सेंचुरीज का उन्होंने डेटा स्टडी किया, विच इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और यही इस डेटा को स्टडी करना, एनालाइज करना ही अपने आप में अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये जब स्टडी किया तो गोल्डन वॉज एबल टू एस्टैब्लिश अ यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट एंड द यूएस इकोनॉमीज ग्रोथ। तो उन्होंने क्या पाया, एक यू शेप्ड रिलेशनशिप उन्हें मिली, किसके बीच में, नंबर ऑफ वुमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट एंड यूएस इकोनॉमिक्स ग्रोथ, कि कितनी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं और यूएस की इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो इन दोनों के बीच में एक यू शेप्ड उन्हें एक रिलेशनशिप मिली। कैसे? गोल्डन फाउंड दैट विमेंस एंगेजमेंट इन द इकोनॉमी फर्स्ट वेंट डाउन। तो जैसे जैसे इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी ग्रो करती गई टाइम के साथ, ठीक है, अगर यूएस की इकोनॉमी ग्रो करती गई, तो विमेन का पार्टिसिपेशन पहले कम हुआ और फिर बाद में बढ़ा। तो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी यहाँ पर, अब विमेंस एंगेजमेंट, अब यहाँ पर एंगेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट। तो विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट था, विमेन का पार्टिसिपेशन था इकोनॉमी में, पहले कम हुआ। तो विमेन का पार्टिसिपेशन कम हुआ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कब? जब यूएस इकोनॉमी, व्हेन यूएस इकोनॉमी ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल। तो एग्रेरियन, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से जब वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांजिशन कर रही थी, शिफ्ट हो रही थी, तो तब विमेन का पार्टिसिपेशन कम हुआ यूएस की इकोनॉमी में, ठीक है। एंड देन वेंट अप इन दी 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में फिर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा यूएस की इकोनॉमी में, ठीक है, विद राइजिंग एजुकेशन लेवल्स, growing scientific achievements, most notably the development of the contraceptive pill and evolution of social norms, especially about marriage and parenting. तो फिर जब 20th सेंचुरी में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स थे, और वो कौन से फैक्टर्स थे वो हमें पता चले कि एक तो एजुकेशन लेवल्स बढ़े, ठीक है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स की वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा। जब सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक अचीवमेंट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। देन एवोल्यूशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स में भी बदलाव आए, चेंज आए सोसाइटी में भी, खासकर मैरिज एंड पेरेंटिंग, इन चीज़ों को लेके चेंज आया सोसाइटी में, एंड उसकी वजह से विमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ा इन दी 20th सेंचुरी। The fact is, as the Royal Swedish Academy of Sciences also noted, over the past century, the proportion of women in paid work has tripled in several high-income countries, and yet the percentage of women in paid employment continues to be far lower than men. अब हमें, और अब क्या फैक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भी इसको एक्नॉलेज करती है। फैक्ट है कि पिछली सेंचुरी में, ओवर द पास्ट सेंचुरी, जो विमेन का पार्टिसिपेशन प्रोपोर्शन है, पेड वर्क में कितने विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो ट्रिपल हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा है विमेन का पार्टिसिपेशन पेड वर्क में, ठीक है, काफ़ी। और कहाँ पर? जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी, एंड येट, ट्रिपल हुआ है विमेन का पार्टिसिपेशन, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज ऑफ विमेन है पेड एम्प्लॉयमेंट में, वो फिर भी मेन से काफ़ी कम है। तो यानी कि उससे पहले तो बहुत ही कम विमेन पार्टिसिपेट कर रही थी लेबर मार्केट में, लेकिन उसके बाद चेंज आया, ट्रिपल हो गया विमेन का जो प्रोपोर्शन है। लेकिन अभी भी जो विमेन का परसेंटेज ऑफ विमेन जो पेड वर्क में पार्टिसिपेट करे, वो मेन से काफ़ी कम है अभी भी। मोर ओवर, व्हेन विमेन वर्क दे यूजुअली अर्न लेस। और एक दूसरा इशू ये है कि इक्वल पे नहीं मिलता विमेन को, सो दिस इज एन अनदर इशू। नॉट टू मेंशन द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ द एक्यूटली अनफाउंडेड नोशन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन कैन ऑटोमेटिकली रिड्यूस जेंडर डिफरेंसेस इन द लेबर मार्केट। और इसको तो हम ये ऑलरेडी इसको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक ये आइडिया अभी भी प्रेवलेंट है। प्रेवलेंस यानी कि अभी भी एक
लोग मानते हैं इसमें, ठीक है, किस आइडिया में। और ये आइडिया कैसा है, कम एक्यूटली अनफाउंडेड, एक्यूटली बहुत बड़े स्केल पे, या कहें कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनफाउंडेड। अब फाउंड का मीनिंग हम सोचते हैं, ठीक है, फाइंड वाला मीनिंग हो सकता है कुछ ढूंढना, ठीक है, लेकिन फाइंड का फाइंड, फाउंड, फाउंड ये तो होता है ढूंढना, कुछ खोजना, ठीक है। एक होता है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो इसका मीनिंग हम पहले वाले से नहीं, सेकंड वाले से थोड़ा गेस कर सकते हैं। फाउंड मतलब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, किसी चीज़ की स्थापना करना। अनफाउंडेड मतलब जिसके फाउंडेशन ना हो, जिसका बेस ना हो, ठीक है, तो जिसके पीछे रीजंस नहीं है, लॉजिक नहीं है, वो बस बिना किसी लॉजिक के वो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स हैं, इलॉजिकल हैं। तो एक नोशन होता है आइडिया। तो कौन से आइडिया को कहा जा रहा है कि ये कम्प्लीटली बेसलेस है? वो आइडिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही जो है जेंडर डिफरेंस कम हो जाएंगे लेबर मार्केट में। तो ये आइडिया जो है पूरी तरह गलत है। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया इन पर्टिकुलर, नीड टू स्टडी दिस इशू। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टडी किस पे फोकस है, यूएस पे, और यहाँ पर जो ये डेटा मेंशन है ये भी किस पे है, ये हाई इनकम कंट्रीज़ के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें इस पे ध्यान नहीं देना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया खास तौर पे, इन पर्टिकुलर मतलब खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। नीड टू स्टडी दिस इशू मोर क्लोजली, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ डीपली अनजस्ट टू हाफ द ह्यूमन रेस। और क्यों इंडिया को स्टडी करना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अनफेयर है हाफ द ह्यूमन रेस, यानी वेमेन के लिए अनफेयर है कि उनको इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता, या जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ये भी एक रीज़न है। और क्या रीज़न है? बट ऑल्सो, ठीक है, तो नॉट ओनली, नॉट जस्ट या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ में यूज़ होते हैं कंजंक्शन। सो नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ डाउन राइट इनएफिशिएंट टू नॉट हैव द बेस्ट वुमन फॉर द जॉब। एक तो कि ये अनफेयर है, दूसरा कि ये इनएफिशिएंट है। अगर वेमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं इकॉनमी में, तो ये इनएफिशिएंसी जो है लेकर आता है हमारी इकॉनमी में, ठीक है, क्योंकि जो बेस्ट वेमेन है, जो उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, डाउन राइट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह। तो ये कंप्लीट, ये जो कम्प्लीटली इनएफिशिएंट है, डाउन राइट इनएफिशिएंट मतलब कम्प्लीटली इनएफिशिएंट। तो ये जो वर्ड है डाउन राइट, ठीक है, ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इस सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है? बिकॉज इट इज़ डाउन राइट इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव, और इनएफिशिएंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। डाउन राइट इनएफिशिएंट मतलब कम्प्लीटली, पूरी तरह से ये इनएफिशिएंट है अगर वेमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं जो लेबर फोर्स है उसमें, ठीक है। तो आई होप ये एडिटोरियल इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको भी। हमने इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखा था आज। सो डाउन राइट का मीनिंग कौन सा है? कम्प्लीटली का मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है? आर्टिकुलेट, पॉल्ट्री, फैब्रिकेटेड, अटरली एंड प्रोफ्यूज। येस, इट इज़ अटरली। अटर जो है, अटर एक तो होता है स्पीक, बोलना, एक तो होता है कंप्लीट, पूरी तरह से, कंप्लीट डिसरिगार्ड, अटर डिसरिगार्ड। तो अटर के ये दो मीनिंग होते हैं। अटरली मतलब, अब वहाँ पर स्पीक नहीं आता जब अटरली हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो अटरली मीन्स कंप्लीटली, ठीक है। सो इसका आंसर होगा डी। बाकी वर्ड्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें एक वर्ड नहीं सीखना, बाकी वर्ड्स पे ही फोकस करना। आर्टिकुलेट, वर्ब एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज़ होता है। आर्टिकुलेट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बहुत क्लियरली अपनी बात कह सकता है, और आर्टिकुलेट अगर वर्ब की तरह, यानी अपनी बात को क्लियरली कहना, ठीक है। पॉल्ट्री मतलब कि बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो भी नहीं। फैब्रिकेटेड यानी कि नकली या फेक, ठीक है, लाए, झूठ, तो वो भी नहीं। एंड प्रोफ्यूज इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है, तो वो भी सिमिलर नहीं है डाउन राइट के। तो डी इसका आंसर होगा।
एंड ठीक है, आई होप कि आपका आंसर करेक्ट था। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इस पैसेज में हमने देखे वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड जो मंथली वो कैब PDF है वहाँ पर आपको मंथली जो है कंपाइल्ड मिल जाएंगे सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करने के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए रिविजन कर सकते हैं। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।